अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई जा चुकी है कि इलेक्शंस पाकिस्तान में डिले होंगे, लेकिन इसकी मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की है कि मुखालफत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहबाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी जाते जाते ये इस्टेब्लिश किया कि अपने वक्त पे आइन के मुताबिक ही इलेक्शंस होंगे। लेकिन क्या डिलिमिटेशंस जो कि एक एक्ट में तरमीम है और ऑन दी अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं। इस बहस में या इस मज़ीद कॉम्प्लिकेशन में हम देखेंगे इलेक्शंस मज़ीद डिले हो जाएंगे या सियासी जमातें मिल के इसके हवाले से कुछ स्टैंड लेंगी। और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि सेनेट के इलेक्शंस भी होंगे और ये सब सूरत हाल सेनेट के इलेक्शंस को भी क्या इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इस हवाले से हम आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब को, जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट हैं। उनसे इस हवाले से मुफस्सल बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, आप साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट है उन्होंने कहा है कि इत्तेहादी जमातों ने मरदमशुमारी को नोटिफाई किया था, उन्हें नहीं पता था कि हल्का मंदियाँ होंगी। मेरा ख्याल है अगर मौजूदा चेयरमैन आइन को पढ़ लें तो शायद बात वाज़ह हो जाए। मैंने तो कम से कम आइन पढ़ा हुआ है और आइन की आर्टिकल 51 में तो कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन जब नया सेंसस होगा तो जो है डिलिमिटेशंस होंगी। वो तो ओरिजिनली उन्होंने उस आर्टिकल में दिया है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज़ कितनी हैं, और जब नया इलेक्शन होगा तो एलोकेशन जो है उस पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी। लेकिन बुनियादी बात उनको ये समझ आनी चाहिए चेयरमैन सेनेट को कि भाई ना तो पार्लियामान मौजूद है आज, और जब आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने सेंसस पास किया उस वक्त भी उनको समझ आनी चाहिए थी। हमें तो समझ थी कि आइन अमेंड करने की मौजूदा हुकूमत के पास वो ताकत, वो नंबर्स वो नहीं है, इसलिए डिलिमिटेशन नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो अगर वो समझते हैं कि नए सेंसस में डिलिमिटेशन होगी तो मुझे ये बताया जाए कि आप जो सीट्स एलोकेटेड हैं आर्टिकल 51 के नीचे उनको कैसे रीशफलिंग कर सकेंगे, कहीं इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकेंगे। आप एक कॉमा अपोस्ट्रोफी एस, एक फुल स्टॉप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड या डिलीट नहीं कर सकते विदाउट 2/3 मेजॉरिटी। एग्जैक्टली, प्लीज आई होल्ड यू हियर। इस पे आने से पहले हमें तो समझ थी जी, इस पे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये भी वाजे कर दें, कल भी आपके कॉलीग मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा था कि जी हमें नून लीग ने यही तासुर दिया था कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और सर, आप तो बड़ी सियासी जमात हैं, आपकी जमात की तो जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी बहुत हैं, आपकी लीडर भी ने भी अपनी कुर्बानी दी इस सब सिस्टम के लिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सर इतनी छोटी सी चीज़ आप लोगों को समझ ना आए? आप लोग वाई कुड यू नॉट फोरसी कि होने क्या जा रहा है? उस वक्त आपको ये क्यों लगा कि जो ये कह रहे हैं ये सही है और इतना वक्त नहीं लग सकता? बात तासर की नहीं, बात कानून की और आइन की है। आर्टिकल 224 जो है वो बड़ा क्लियर है कि अगर असेंबली डिज़ोल्व होगी तो 90 डेज में इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि टर्म पूरी हो, 60 डेज में इलेक्शन हो, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द अलायंस हमने कहा ओके डिसोल्यूशन कर लें। और ये डिसोल्यूशन भी जो है ना टेक्निकल बेनिफिट लेने की बात है। अगर डिसोल्यूशन की स्पिरिट को देखा जाए और 224 को पढ़ा जाए तो वो उस सूरत हाल में है कि अगर कोई मिड टर्म इलेक्शन आ जाते हैं, कोई साल 1.5 साल पहले अब्रप्टली असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन को टाइम मिल जाए प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अब तो 9 को डिसॉल्व करें, 12 को असेंबली की वैसे टर्म पूरी थी। लेकिन बुखारी साहब, आप लोग चाहते तो सीसीआई की मीटिंग से पहले भी एक स्टैंड ले सकते थे, वो तब क्यों नहीं लिया? हम तो देखिए जी, सिर्फ इलेक्शन मुंसलिक नहीं है सीसीआई की मीटिंग से, कौम के बहुत सारे और इश्यूज हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, सूबों का जो शेयर है डिविजिबल पूल में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोविंसेस के लिए। ठीक, उनको शेयर मिलता है, उससे डेवलपमेंट के फंड्स मिलते हैं। तो इसलिए सिर्फ
नून या कोई और जमात वो समझेगा सिर्फ डिलिमिटेशन के लिए सेंसस है। सेंसस के और बड़े सारे इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे, पाकिस्तान की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसके। मुझे ये बता दें कि आज अगर ये आइन के आर्टिकल 51 कहता है 336 सीट्स है, मुझे बताया कि 337 कैसे करेंगे या 335 कैसे करेंगे। पंजाब की 141 है, अगर बाकी सूबों की पॉपुलेशन तो क्या आपको लगता है कि किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ सकती है? क्योंकि एक राय तो ये है कि इतना चेंज आएगा ही नहीं कि किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, अगर आप पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे ताकि सीटें वोटर्स पे नहीं होती, पॉपुलेशन पे होती है, और पॉपुलेशन को आपको नंबर ऑफ सीट्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। वो इसका एक वो फार्मूला है। अभी ये डिलिमिटेशन जो है, ये इसको इलेक्शन कमीशन को एक नज़र आती है हार्डशिप, वो है सेक्शन 17 इलेक्शन एक्ट की, इसको इन्वोक किया है। लेकिन सेक्शन 17 जो एक्ट की है वो आर्टिकल 224 से मोतबर नहीं, मोतबर कानून आइन है, और इसलिए आइन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या आप देखते हैं कि फरवरी मार्च तक इलेक्शंस हो जाएंगे, या आप लोग अपनी कोई अलग से सियासी हिकमत अमली बना रहे हैं? अब तो पिटिशंस भी चले गई हैं कोर्ट के अंदर, ये मामला भी सब जुडिस है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग सियासी हिकमत अमली भी इस पर बना रहे होंगे। क्या हम एक नया सियासी बहरान देख रहे हैं? क्योंकि जो कोर्ट का एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स प्रीवियस गवर्नमेंट, वो भी आप लोगों को इतना सूट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी इस मामले में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोर्ट से? देखिए जी, बहुत सारे प्रिजम्पटिव सवालात का जवाब प्रिजम्पटिव नहीं देना चाहिए। मैं तो बड़ा सीधी बात समझता हूँ, अगर इलेक्शन नहीं होते तो सिस्टम का ब्रेकडाउन मुझे नज़र आता है, और सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया तो उसका रिवाइवल बड़ा मुश्किल होता है। तो हम तो सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी चाहते हैं। हम समझते हैं कि आइन सुप्रीम लॉ है, उसको अपहोल्ड करना चाहिए। तो बुखारी साहब, चूंकि सब कुछ ही अनप्रेसिडेंटेड है जो हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे, लेट्स अज्यूम कि सेनेट के इलेक्शंस भी डिले हो रहे हैं, तो फिर सिस्टम हमें ऑप्शन क्या देता है? लेट्स सी कि आगे पोजीशन क्या आती है ना। अभी तो डिसीजंस तो आने दें, और जब वो आएगा तो वील एग्जामिन इट, आवर पार्टी विल एग्जामिन इट, आवर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी विल एग्जामिन इट। लेकिन बुखारी साहब, डिसीजंस तो पहले भी आए थे ना, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। वो फिर आप यही कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन तो इलेक्शन कमीशन ने करवानी थी, तो उन्होंने नहीं करवाई। अभी भी ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार होगा। देखिए ना, अभी एक चीज़ वकूफ़ पज़ीर नहीं हुई, आप उसके बारे में मुझसे सवाल कर रही हैं। मैंने कह दिया जब कोई बात वकूफ़ पज़ीर होगी तो फिर हम उसका जवाब दे देंगे। लेकिन आप एक्सपेक्ट अच्छी खबर कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से कोर्ट से भी? हम उम्मीद करते हैं कि आइन की बालादस्ती है उसको कायम रखा जाएगा। ठीक। अच्छा सर, ये भी एक सवाल है कि ये तमाम सूरत हाल प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, सेनेट के इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अब आपकी और PMLN की और बाकी जमातों की जो सियासी पोजीशन है इलेक्शंस के हवाले से, वो बिल्कुल एक जैसी है। तो मैं अब ये अपना सवाल दोहरा रही हूँ कि आप लोग सियासी अपनी हिकमत अमली पे अमल कर रहे हैं, क्या नया आप करेंगे इस सिस्टम को डिरेल होने से बचाने के लिए? I don't know why media is so in hurry. Let the thing happen और फिर हम फैसला करेंगे। आप तो बहुत सारी चीज़ों का कबल वक्त हमसे सवाल करते हैं, हमसे जवाब मांगते हो। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा सर, आपका और पीपल्स पार्टी का और PMLN का जो इलेक्शंस के बाद है, आप लोगों ने यही पोजीशन ली है कि आप लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शंस लड़ेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापस आने के हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? और अब उन्होंने कह दिया है कि वो सितंबर में आएंगे, तो आप उन्हें वेलकम करेंगे या आपको लगता है कि आपके लिए ये सियासी चैलेंज होगा? इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम समझते हैं कि वो उनकी पार्टी का अपना फैसला है, लेट हिम डिसाइड। अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं है। अभी भी ये क्या सराहियाँ हैं
लेट देम डिसाइडेड। तो हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को मुल्क में होना चाहिए और वो अपनी पार्टी को लीड करें। लेकिन डू यू रियली बिलीव कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके हवाले से ये अनसर्टेनिटी तो है कि वो नहीं आ पा रहे पाकिस्तान। डू यू थिंक दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू मी और टू माय पार्टी? जी बिल्कुल, इट डजंट रिलेट टू यू, ये लेकिन सवाल चूंकि उनसे करें आप ना। लेकिन डज दैट इन्फ्लुएंस यू? आप लोगों की क्या सियासी हिकमत अमली आने वाले दिनों में इसके मुताबिक बनाएंगे? उनकी प्रेजेंस या उनकी एब्सेंस आपको की पॉलिसी देखिए को जी, मैं तो influence अपनी करेगी? पॉलिटिकल पार्टीज की जो स्ट्रेटजी है वो बयान कर सकता हूँ, किसी और की तो मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक। Thank you. बुखारी साहब, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। बुखारी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट बिल की कॉपियाँ पहले भी आपके कॉलीग ने, रज़ा रबानी साहब ने फाड़ दी थी, फिर इनकी तरमीम की गई और फिर दोबारा इनको पास करवाया गया। तो ये एक सही रिवायत है जो डल रही है, क्योंकि आप लोग तो बड़े वोकल रहे हैं इस हवाले से। लेकिन वो उसमें वो जिन प्रोविजंस की वो एहतजाज था रज़ा रबानी साहब को, उसकी अमेंडमेंट कर दी उन्होंने, तो ऑब्वियसली वो पास हो गया। फिर उस वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया, अब तो प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दी है उस पर। तो अब आपको इस पे जिन पे जी जिन शिकों पे एतराज़ था वो उन्होंने करेक्टिव मेजर्स ले लिए थे, तो पार्लियामेंट, ये इख्तियार पार्लियामेंट का है। उन्होंने कानून पास कर दिया तो ये उनका इख्तियार है, मैं चाहे ऑब्जेक्ट करूं या ना ऑब्जेक्ट करूं। अच्छा बुखारी साहब, ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस एक्ट का इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो पीटीआई चेयरमैन की तरफ भी जा सकती हैं। तो आपको लगता है कि हमारा सिस्टम ये अफोर्ड कर सकता है और ये होना चाहिए? देखिए जी, सिर्फ पीटीआई चेयरमैन नहीं, जो शख्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की प्रोविजंस को वायलेट करेगा उसके खिलाफ उसके तहत कार्रवाई होगी। और अगर वो कार्रवाई होनी चाहिए जिसने उन प्रोविजंस को वायलेट किया। ठीक। और हम एक जुडिशल मर्डर तो विटनेस कर चुके हैं हिस्ट्री में सर, आप लोग भी विटनेस कर चुके हैं, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी एक्शन पॉलिटिकल प्रायोरिटी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप समझते हैं कि ये जिस तरह भी कानून के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट हो, ये हो जानी चाहिए, ये एक ऐसी मिसाल नहीं है जो बाद में हम सोचेंगे कि थोड़ा ज़्यादा सख्ती कर दी है, कि ये भी ओपिनियन है? भी देखे ना, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई फ़र्द, कोई एहलकार, कोई सरकारी मुलाजिम अगर कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक अमल नहीं करता तो कोर्ट्स खुली हैं, लेट देम चैलेंज इट ओवर देयर। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है और इलेक्शंस टाइम पे भी होंगे, लेकिन आप लोग एक पोजीशन आप लोगों ने ली है, ये तासुर क्यों जाता है कि आपका और नून लीग का जो इम्प्रेशन है इलेक्शंस को लेके वो अलग अलग है? देखिए वो हम दो जमातें अलग अलग है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो मेरी क़यादत और उनकी क़यादत और, हमारी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी और। लेकिन सर इस्टेब्लिशमेंट तो एक ही है, इसलिए जी इस्टेब्लिशमेंट तो एक ही है मुल्क में। तो इस्टेब्लिशमेंट के तो मैंने कोई बात की है, मैंने तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की बात की। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट सारी दुनिया में होती है, दुनिया के हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की जमात थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है। राना सनाउल्लाह ने अवामी कुव्वत पे भरोसा करते हैं। जी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है कि इलेक्शंस वक्त पे ही होंगे, लेकिन सर आप लोगों की पोजीशन इससे थोड़ी अलग है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका वो कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा जो राना सनाउल्लाह साहब? हमारा कॉन्फिडेंस आइन पे है और आइन पे अमल दरामद करने वाले अदारों पे है। बुखारी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि 9 मई के बाद जो सियासी जमातें हैं वो अपना नए नए नैरेटिव्स बनाएंगी, नई नई जमातें भी बन रही हैं,
कुछ शायद प्रो इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव ज़्यादा बनाए, कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाए। 9 मई ने सियासी जमातों के आने वाले नैरेटिव्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया सर? देखिए 9 मई का जो इंसिडेंट था बड़ा अनफॉर्चुनेट था। रियासत के ख़िलाफ़ तो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ जिनकी बुनियाद पे आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलता हो, जो आपको सुकून की नींद फराम करें, अगर उन इंस्टीट्यूशंस का एहतराम नहीं तो फिर मुल्क जो है ऐसे आगे नहीं चल सकता, नहीं बढ़ सकता। और हमारा सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। जिस रीजन में हम बैठते हैं, जिस रीजन में हम एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे बुनियादी बात तो मुल्क की सरहदों की हिफाजत से लेके अंदरूनी तौर पर आवाम और नास को हिफाजत फराम करना भी है। और पिछले 79 ऑनवर्ड हम देख रहे हैं इस पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी है और हमारे सराउंडिंग्स में जो सूरत हाल है। इसलिए अगर किसी ने किसी ऐसे कानून को जो सिक्योरिटी एजेंसी से साथ मुंसलिक हो उसकी वायलेशन की है, तो उसको उस कानून को फेस करना पड़ेगा, अदालतों में फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल उनको राइट ऑफ डिफेंस मिलना चाहिए और अपना राइट ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून को अपना रास्ता ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, बुखारी साहब निगरान सेटअप के हवाले से अपना ओपिनियन दीजिएगा। आप ये एक कैसा सेटअप है, ये कैसी टीम बनाई है? क्योंकि एक बड़ा अच्छा फीडबैक भी आ रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त टीम बनाई है, लेकिन एक फीडबैक ये भी है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि थोड़े वक्त के लिए रिफॉर्म्स थोड़े वक्त में कैसे हो सकता है कि इनसिक्योरिटी है कि लंबा ना चले? देखिए अभी 24 घंटे तो हुए हैं उसको बने और आप उन पर सवाल करने शुरू हो गई हैं। अभी उनको परफॉर्म तो करने दें, उनकी परफॉर्मेंस तो सामने आने दें। 24 घंटे के बाद यू कांट एवेल्यूएट कि व्हाट आर दे अप टू और व्हाट दे कैन डू इट। लेकिन आपकी ओपिनियन किस तरह की टीम करते हैं कि ये जी देखिए टीम तो सीएम पीएम की अपनी चॉइस की है, तो उनकी परफॉर्मेंस सामने आने दें, तो फिर वील कमेंट ऑन दैट। ठीक है सर, ये बताइएगा कि जिस वक्त ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि सर जमात इस्लामी ने भी इस पर रेजिस्ट किया था, एमक्यूएम ने भी इस पर रेजिस्ट किया था। आपको लगता है कि अब अगर इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन किसी भी तरह हुई तो कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो बाद में रेजिस्ट नहीं करेगी इसके ऊपर? क्योंकि आपने तो कह दिया कि पार्लियामेंट से गुजरता हूं। आप सेनेट का रिकॉर्ड देख लें कि उसमें किस किस ने वोट किया, और ये आप समझे आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर जमहूरियत में अक्सरियत के फैसले होते हैं, और अगर अक्सरियत ने सेनेट में उसको पास किया तो फिर आपको तस्लीम करना चाहिए उसको। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, मैं जब ये निगरान सेटअप आया और उससे पहले जब पीडीएम की हुकूमत गई तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि जो आईएमएफ के साथ डील हुई है ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए इसकी, क्योंकि आने वाली 3 गवर्नमेंट्स ने ये करना है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस है निज़ाम के ऊपर कि ये ठीक से काम कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि आप लोगों ने पीडीएम में एक रोल तो बहुत लिया लेकिन वजारतें नहीं ली, फॉरेन मिनिस्ट्री के अलावा ज़्यादा बड़ी वजारतें आप लोगों ने नहीं ली थी। तो आप लोगों का एडवाइस का काम दैट इज पास नाउ, डोंट डिस्कस माजी नाउ, आप टॉक अबाउट फ्यूचर। जी एग्जैक्टली मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जो आईएमएफ के साथ डील है ये भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है, ये निगरान सेटअप और उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी रहेगी कि ये पैकेज भी साथ साथ डील करते रहेंगे सियासतदान? जो भी नेशनल इंटरेस्ट में होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसके पे अमल करना चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। टॉप प्रायोरिटी जो है ना नेशनल इंटरेस्ट है, और नेशनल इंटरेस्ट जो है तमाम जमातों के लिए लाजम है। बहुत शुक्रिया नहीं बुखारी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। ब्रेक के बाद हमें कमर दिलशाद साहब ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त मुझे कमर दिलशाद साहब ने ज्वाइन किया है, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, पिछली गवर्नमेंट में एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इलेक्शन मैटर्स भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया कंवर साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। कंवर साहब मुझे बताइएगा, आप तो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार है और हम तो 2 दिन में इलेक्शंस करवा सकते हैं।
आप लोग गए हैं तो अब वो कह रहे हैं कि 14 दिसंबर तक हम लिस्टिंग करेंगे, तो ये क्या मामला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक स्टैंड ले लिया है कि इसमें डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप लोग भी इनसिक्योर हो गए हैं थोड़े कि इलेक्शंस हो रहे हैं वक्त पे या नहीं? इलेक्शन कमीशन तो 24 घंटे तैयार है। आप ये बताइए कि जब ये मुश्तरका वफादात कौंसिल ने अपना हल्का नई मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी करवा दिया 5 अगस्त को, जबकि वो असेंबली जो थी वो 3 दिन के बाद तहरीर हो गई, उस पर इलेक्शन कमीशन तो बंदगिरी में खड़ा हो गया। अब जब उसके अंदर जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप हल्का बंदियों को ये लाजमी है कि मरदमशुमारी का चूंकि हमने नोटिफिकेशन कर दिया है, तो अब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों करने का कानूनी तौर पर पाबंद है। अब उस पाबंदी के लिहाज से जब इलेक्शन कमीशन ने शुरू में भी कहा था, और इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 17 है उसमें लिखा हुआ है कि जब हल्का बंदी की जाएगी तो 4 महीने का जो है उसका अरसा दरकार होता है इंतजामी मामला को तय करने के लिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो 4 महीने का जो उनको मैंडेट दिया हुआ है कानून ने, उस पर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का एक रोड मैप। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, ये सियासी पार्टियों में ये इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ रही है? बस के अंदर के पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो होते नहीं, ये सारे वन मैन शो होते हैं। पहली बात ये पूछे, पीपल पार्टी से बड़े दोस्त है मेरे सारे, पीपल पार्टी तो जाहिर है कि बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, लेकिन उसमें अब उनसे ये पूछें कि जनाब आपके मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने मुश्तरका वफादात कौंसिल पर दस्तखत क्यों किए? उसी टाइम वो कह देते हैं कि जनाब अगर ये मुश्तरका वफादात कौंसिल के रूह से अगर नोटिफिकेशन आ गया तो इलेक्शन कमीशन तो कानूनी तौर पर हल्का बंदियां कराने पर बाउंड हो जाएगा, पाबंद हो जाएगा, हम इस पर दस्तखत नहीं करते। कंवर दिलशाद साहब कल मेरे साथ पीपल्स पार्टी के एक मेहमान थे, उन्होंने कहा तब हमें ये तासुर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा, वैसे भी सीट्स में खास चेंज नहीं आएगा। और अब मेरे साथ थोड़ी देर पहले नैयब बुखारी साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो बस आइन की बात कर रहे हैं, और उस वक्त भी हम आइन की ही बात कर रहे थे। तो ये जो ग्रे एरिया है इसको आप कैसे एड्रेस वो करें? आपको पीपल पार्टी वालों से पूछे कि तुम ये क्या कर रहे थे? तो पापड़ खा रहे थे? क्या तुम्हें कानून का नहीं पता? क्या तुम्हें आइन का नहीं पता? ये पापड़ खा के बन गए हैं मैंने लेकिन वो ये कह रहे हैं, मुझे ये तो नहीं आइडिया कि वो ये खाते हैं नहीं, लेकिन ये मैं ज़रूर आपसे आप एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पीपल्स पार्टी की तरफ से उनकी तरफ से जवाब आया था कि आप एक एक्ट को इतनी अहमियत नहीं दे सकते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत देनी है, और एक्ट कह रहा है डिलिमिटेशन करवाएं, कानून कह रहा है कि इलेक्शंस करवाएं। नहीं, एक्ट तो कहता है कि आप हल्का बंदी कराएं, लेकिन एक्ट जो बनता है वो आइन के अंडर आर्टिकल 51 सब सेक्शन 3 के तहत बना है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये। आइन का आर्टिकल 51 के नीचे एक्ट बना है 37, सॉरी एक्ट बना है 17 एक्ट पर, इलेक्शन का एक्ट 17 का दफा 17 लगा है हमारे आइन के आर्टिकल 51 के नीचे। ये तो उसके तहत बना है। एक तो बड़ी अहम बात ये हो गई, और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये कहना है ये बच्चे हैं, ये मैट्रिक पास है, ये कहते हैं हमें पता नहीं था कानून का क्या हो गया। हम तमाम चैनलों पे कह रहे थे कि हल्का इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था, अपना प्रेस नोट जारी किया था कि अगर ये मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हो गया तो हमें हल्का बंदी के बारे में 4 से 6 माह लगेंगे। कंवर दिलशाद साहब, आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो नुक्ता है ये सियासी इख्तिलाफ का बायस बनेगा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, क्योंकि एनी हाउ पीएमएलएन को तो डिले इलेक्शन सूट करता है। बनाएंगे और क्या बने, कोई इख्तिलाफ नहीं है, अंदर से एक है ये, क्या इख्तिलाफ करेंगे? अब इख्तिलाफ कर क्या कर लेंगे? लेकिन अच्छा कंवर दिलशाद साहब ये बताइएगा, जो केपी के और पंजाब में गवर्नमेंट्स हैं, इंटरिम गवर्नमेंट्स, वो केयरटेकर गवर्नमेंट्स, वो जो उनकी जो एक्सटेंशन है वो भी तो क्वेश्चनेबल है ना कि वो? नहीं, कोई क्वेश्चनेबल नहीं है। आर्टिकल 224 ये कहता है कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाने, वो इलेक्शन साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में कराएगी केयरटेकर गवर्नमेंट। अब आप ये बताइए, अगर पंजाब की और केपी की गवर्नमेंट जो है नहीं रहती, जहर तो रहेगी, इनके कहने पर तो नहीं जाएगी, लेकिन बहरहाल तो आप ये बताइए अगर ये ना रहे तो इलेक्शन कौन कराएगा? आइन तो कहता है कि वो कराएगी, निगरान गवर्नमेंट करवाएगी। ये तो मामला। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, आपने इतने इलेक्शंस देखे हैं आपने पाकिस्तान में, हर छोटे बड़े, डिलेड ऑन टाइम, लेकिन ये बताइएगा कि जो नए मरदमशुमारी वाला आइडिया था, ये जब इनिशिएट हुआ था तो तब किसी को भी समझ क्यों नहीं आया कि इट कुड बी समथिंग व्हिच कुड टर्न इनटू अ डिबेट जो किस वक्त है?
ये पढ़ते नहीं है, सब कुछ आ गया था। ये 18 जनवरी 2021 को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, जिसके चेयरमैन उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब थे। चारों वज़रा आला मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि 2017 की जो मरदमशुमारी है वो मुतनाज़ा है, वो मुस्तरद करते हैं, उसमें टेम्परिंग हुई है। हमें नजरिया जरूरत के तहत हमने इसको कबूल किया और जिसके तहत 2018 के इलेक्शन हो गए। वहाँ ये फैसला हुआ कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो एक नई मरदमशुमारी, नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत वो बाकायदा उसकी मरदमशुमारी होगी और वो मरदमशुमारी मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश की जाएगी उसकी रिपोर्ट, और फिर वो रिपोर्ट जो है उसकी रोशनी में गज़ट नोटिफिकेशन किया जाएगा और फिर वो इलेक्शन उसी नई मरदमशुमारी के तहत होगी। ये मुआहिदा है चारों वज़राए आला तमाम मुराद अली शाह और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और कमरुद्दीन शाह साहब, फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि कुछ सियासी जमातें उसको उस नई मरदमशुमारी को एक्सेप्ट नहीं करें? तो सब तो कर लिया, तो एक्सेप्ट तो सबने कर लिया। ये नई मरदमशुमारी इंतहाई बड़ी साफ सुथरी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। लेकिन उसके बाद से जो हल्का बंदियों में चेंजेस हैं उनको भी आसानी से मान लेंगे सब? हाँ, ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और जिस वक्त हल्का बंदी में कोई ज्यादा मामला नहीं है, कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मामला नहीं है। वो ये होगा, हाँ एक बड़ी अहम बात बताता हूँ मैं आपको, जिस पर सारी पाकिस्तान भर की दोबारा डिमार्केशन की जाएगी, वो ये होगा कि तकरीबन 20,000 सेंसस के ब्लॉक इजाफा हो गया, वक्त जो आबादी बढ़ गई 20,000, उससे सारा इलेक्शन कमीशन का सिस्टम खराब हो गया। इस लिहाज से उन्होंने अफसरों ने हल्का बंदी भी करानी है और आप बड़ी हैरान होंगे कि जनाब इसके बाद उन्होंने इंतखाबी फरिश्तों की नजरसानी भी कर ली हल्का बंदियों के नतीजे में। तो ये भी एक टाइम फैक्टर लगेगा जो अभी तो उसका रोड मैप आया नहीं है। ठीक। अच्छा दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्शंस है वो क्या इफेक्ट होगी? कल सरबारी साहब मेरे साथ ये प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये बजाय के इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस करने के मरदमशुमारी का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया, डिलिमिटेशन का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया, तो ये तो ऑलरेडी दाग लगा दिया नए इलेक्शंस के ऊपर ट्रांसपेरेंसी ना होने का। किसने कहा? ये सरबारी साहब ने कहा। नहीं, ठीक है, वो उनका अपना एक तजर्बा है, वो ऐसी बात नहीं है। वो सारी बातें आइन और कानून के मुताबिक भी हो रही है और आइन का आर्टिकल 51 भी बीच में आ गया, तो 224 अब 224 भी आ गया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि परसों ये नोटिफिकेशन होने से पहले, डिलिमिटेशन का रोड मैप देने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की 2 घंटे मुलाकात हुई। उस पर चीफ इलेक्शन कमीशनर ने उनको तमाम रोड मैप बता दिया कि जनाब ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, ये नोटिफिकेशन आ गया, हम यहाँ पाबंद हो गए, ये आर्टिकल 51 आ गया। अब आर्टिकल 51 भी हमारे सामने है, आर्टिकल 224 भी हमारे सामने है और आर्टिकल 218(3) भी हमारे सामने है। तो अब ये सब चीजें देखते हुए तो हमें सबसे पहले हल्का बंदी करानी पड़ेगी। तो जाहिर है इसमें लिखा हुआ है कि जब नोटिफिकेशन हो जाए तो लास्ट मरदमशुमारी पर हल्का बंदी कराई जाए, तो उसके बाद उन्होंने पक्का रोड। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह।